बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने अगला जो पार्ट है सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करना है। अच्छा, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो स्ट्रक्चर है जो दुनिया के हर सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो। एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट को रहता है जब हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते, तो स्टूडेंट्स शायद ये भी समझते हैं कि शायद उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। हम जब बात करते हैं ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते, तो वो सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स की बात हो रही होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड है, प्रोकैरियोट में नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंड है, प्रोकैरियोट में नहीं होगा। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाहिद मेम्ब्रेन है जो हर किस्म के, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, सब में पाई जाती है। अच्छा, लोकेशन के हवाले से ऑल प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका काम क्या है कि इसने सेल के कंटेंट को अंदर बंद करके रखना है। लोकेशन की बात करेंगे तो एनिमल में सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और प्लांट के अंदर आपको पता है कि उसके बाहर एक सेल वॉल भी होती है। फंक्शन की बात करें तो पहला काम तो ये बाउंड्री है, और उस बाउंड्री ने सेल को इकट्ठा रखा हुआ, साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को वो बिखरने नहीं देती। तो हम कह सकते हैं इट एक्ट एज ए बाउंड्री, होल्ड द सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, सेल के जो पार्ट्स हैं, सेल की जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा रखती है। दूसरा ये बैरियर है, लेकिन ऐसा बैरियर है जो सेमी पोरुअस है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारी खिड़कियों में अक्सर जाली लगी होती है। तो जब हम जाली की बात करेंगे तो जाली ने काफ़ी सारी चीज़ों को रोक लेना है, लेकिन क्या सारी चीज़ों को रोक लेना है? इसका जवाब होगा नहीं। तो बैरियर कहते किसको है? जो चीज़ों को रोक ले। तो बिल्कुल आप जाली को माइंड में रखे समझेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी इस लाइन की, इट इज़ ए सेमी पोरुअस बैरियर टू आउटसाइड द इन्वायरमेंट। यानी इसने काफ़ी सारी चीज़ों को रोक लेना है, और फिर चूँकि उसमें पोर्स हैं तो बहुत सारी चीज़ें उन पोर्स से गुजर के अंदर भी आ जाती है। जैसे जाली सारी चीज़ों को रोकती नहीं है, कुछ को रोकती है कुछ को नहीं रोकती। जैसे मैं कहता हूँ हवा के पार्टिकल गुजर सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट उसमें से गुजर सकते हैं अगर जाली बहुत ज़्यादा बारीक ना हो। तो जो भी चीज़ उसके पोर से छोटी होगी उसका गुजरना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो बहरहाल ये बैरियर तो है, चीज़ों को रोकती तो है, लेकिन इसके पोर्स की वजह से चीज़ें इसमें से गुजरती भी हैं, और इसी वजह से इसको सेमी परमिएबल भी कहा गया है। ये जो वर्ड है ना परमिएबल, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को इजाज़त देना। सेमी कुछ को इजाज़त देना, कुछ को इजाज़त नहीं देना। तो हम कह सकते हैं कि सारे मालिक्यूल को इजाज़त नहीं देती गुजरने की, बल्कि काफ़ी सारे मालिक्यूल जब इसके पास आते हैं, चूँकि ये बैरियर है, इन मालिक्यूल को ये रोक लेती है। ठीक है, इनमें से फिर कुछ चीज़ें इस मेम्ब्रेन के ज़रिए से सेल में दाखिल होती हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं सेमी परमिएबल, कि सबको नहीं गुजरने देती, कुछ को गुजरने देती, कुछ को गुजरने नहीं देती। इट इज़ परमिएबल टू स्पेसिफिक सब्सटेंस। हाँ, सेल की जो ज़रूरत है जैसे न्यूट्रिएंट और एसेंशियल सब्सटेंस वो सेल में दाखिल हो रहे होते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है उसका निकलना भी चूँकि ज़रूरी है सेल के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं इनको मेम्ब्रेन क्रॉस करने की इजाज़त देती है। लेकिन ओवरऑल ये नहीं है कि हर वो चीज़ जो ज़रूरी है वही क्रॉस कर सकती है, बहुत सारी जहरीली चीज़ें भी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं, क्योंकि इस मेम्ब्रेन का एक क्राइटेरिया है। जो चीज़ उस क्राइटेरिया पर पूरा उतर रही है वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। कैसे? जैसे इस मेम्ब्रेन का क्राइटेरिया है कि अगर मालिक्यूल स्मॉल हो तो उसके लिए गुजरना आसान होगा, लेकिन लाजमी नहीं कि स्मॉल मालिक्यूल सारे गुजर जाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि उस मालिक्यूल को क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि वो मालिक्यूल अगर थोड़ा बड़ा भी हो लेकिन नॉन पोलर हो। बड़े से मुराद बहुत बड़ा नहीं, यानी आप कह सकते हैं जैसे कुछ मालिक्यूल ऐसे होते हैं वो थोड़ा से बड़े मालिक्यूल होते हैं। जैसे स्मॉल और न्यूट्रल की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी आसानी से मेम्ब्रेन क्रॉस करके सेल के अंदर आ रही होती हैं और सेल से बाहर जा रही होती है। तो कोई भी ऐसा मालिक्यूल जो स्मॉल हो, न्यूट्रल हो, अगर वो नॉन पोलर हो तो वो बड़ी आसानी से इस मेम्ब्रेन से गुजर सकता है। अच्छा, मेम्ब्रेन की दीवार की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मालिक्यूल लार्ज हो तो उसके लिए मेम्ब्रेन से गुजरना मुश्किल होगा। हाँ, चार्ज अगर हो तो उसके लिए भी मेम्ब्रेन से गुजरना आसान मुश्किल होगा। अगर पोलर मालिक्यूल है तो उसके लिए भी मेम्ब्रेन से गुजरना आसान मुश्किल होगा। तो ये अगर मालिक्यूल्स हैं तो उनके लिए गुजरना मुश्किल है, अगर ये मालिक्यूल है उनके लिए गुजरना आसान है। अब सवाल ये क्या ये मालिक्यूल बिल्कुल भी नहीं गुजरेंगे?
तो अगर ये मालिक्यूल ज़रूरत के हैं सेल की, तो सेल इनको फिर कैसे गुजारेगा? जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास पानी पोलर मालिक्यूल है, उसका मेम्ब्रेन से गुजरना मुश्किल है, क्योंकि आगे हम रीज़न डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन से क्यों नहीं गुजरता। मेम्ब्रेन लिपिड से मिलके बनी होती है और लिपिड्स इस पानी को गुजरने आसानी से नहीं देते, उसकी रीज़न क्या वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? तो फिर क्या, पानी तो इंटर ही नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो हमने कहा ना ये सेमी पोरस है, तो मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स लगी होती है जो पोर्स का काम कर रही होती है। इनको हम एक्वापोरिन्स कहते हैं, इनको कहते हैं पानी के पोर्स, एक्वापोरिन्स। तो पानी इन पोर के जरिए से अंदर और बाहर जा रहा होता है। इसी तरह चार्ज, अब सोडियम आयन पोटाशियम आयन सेल की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी स्पेशल किस्म की प्रोटीन लगी होती है जो इन आयंस के को बाहर और अंदर की तरफ लेके जा रही है। इसी तरह लार्जर मालिक्यूल के लिए गुजरने के लिए काफ़ी सारे मैकेनिज्म होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, एंडोसाइटोसिस के, एक्सोसाइटोस। बहरहाल आप लोगों ने जहन में रखना है जो सेल की ज़रूरत, ये मालिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन इन मालिक्यूल के लिए इस मेम्ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर लगे होते हैं जो इनको गुजरने की इजाज़त देते हैं। ठीक है? हाँ, एक ऐसा मालिक्यूल जो सेल की ज़रूरत नहीं, हो सकता है कोई जहरीली चीज़ हो जो सेल की ज़रूरत ना हो, वो भी सेल में दाखिल हो सकती है, लेकिन फिर क्या होगा कि उसको इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरना होगा। तो इस क्राइटेरिया पर जो चीज़ पूरा उतर रही है, वो चाहे सेल की ज़रूरत है या नहीं है, तो वो तो आप कह सकते हैं कि गुजर जाएगी। लेकिन ये जो क्राइटेरिया, ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्वालिटी रखने वाली चीज़ें हैं, अगर ये सेल की ज़रूरत नहीं है, वो सेल में कभी भी दाखिल नहीं हो सकती। जी, उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। ठीक है? तो सबसे पहले वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल पेश किए। पहले आप ये समझ लें कि एक सैंडविच मॉडल पेश किया गया, फिर उसके बाद यूनिट मॉडल पेश किया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश किया गया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल पेश किए गए, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, तो ये तस्लीम शुदा मॉडल है। ठीक है? और डिस्क्राइब द डायनेमिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन हमेशा मूव कर रही होती है, मूवमेंट कर रही होती है। तो जाहिर बात है जब हम बात करते हैं फ्लूइड की, तो फ्लूइड किसी भी ऐसी चीज़ को कहा जाता है विच कैन फ्लो, और फ्लो मूवमेंट है। तो नाम से ही जाहिर है कि ऐसा मॉडल जो मेम्ब्रेन की मूवमेंट को भी बताएगा, तो फ्लूइड। और आपको पता है जो चीज़ चेंज होने वाली हो वो डायनेमिक कहलाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डायनेमिक नेचर है वो इस मॉडल ने एक्सप्लेन करनी है। तो इस वजह से यहाँ फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को ये मॉडल एक्सप्लेन करता है। तो इस मॉडल का नाम पहले क्या रखा गया? फ्लूइड। अच्छा, मोज़ेक का क्या मतलब है? मोज़ेक का क्या मतलब है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। फ्लूइडिटी इसकी डायनेमिक नेचर को रिप्रेजेंट, कि फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है? मूव कर रही है। अच्छा, इस मॉडल को अमेरिकन बायोलॉजिस्ट 1972 के अंदर S.J. सिंगर और गार्थ निकोलसन, उसने ये मॉडल उन दोनों ने ये मॉडल मिलके पेश किया था। ठीक है? तो ये MCQs भी बन सकते हैं कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको पेश किया था। अच्छा, उसके बाद मॉडल स्टेटमेंट क्या कहती है? तो इस मॉडल के मुताबिक जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से मिलके बनी है। जैसे मैं कहता हूँ ये दीवार है ना, ये ईंटों से मिलके बनी है। जब हम बात करते हैं ना दीवार ईंटों से मिलके बनी है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि दीवार में सिर्फ ईंटें ही है। इसका मतलब ये है कि दीवार में ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर है वो ईंटें हैं। क्लियर? तो इस वजह से यहाँ जो लिखा गया ना, बेसिक फाउंडेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर, इसको थोड़ा सा हम यहाँ इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन भी कर देते हैं। यहाँ थोड़े से स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सारी की सारी है उसमें लिपिड्स की दो लेयर्स हैं, एक लेयर ये और एक हमारे पास लेयर ये। बल्कि मैं इस मॉडल का नाम भी लिख देता हूँ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इस मॉडल में फ्लूइडिटी का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया वो मेम्ब्रेन की मोज़ेक का मैंने भी बताना है। ठीक है? तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि जो हमारे पास इसकी बेसिक फाउंडेशन है, यानी इस मॉडल में
जो ज़्यादातर मालिक्यूल है, ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर है वो लिपिड बाइलेयर है। अच्छा, यहाँ जो लिपिड्स हैं वो फॉस्फोलिपिड्स हैं। इस मेम्ब्रेन के लिपिड्स, जो बेसिकली लिपिड्स के हमारे पास 6 कैटेगरीज हैं, उन 6 कैटेगरीज में एक कैटेगरी फॉस्फोलिपिड्स की है। तो यहाँ जो लिपिड बाइलेयर बनी है ये फॉस्फोलिपिड से बनी है। क्लियर? अच्छा, इनको फॉस्फोलिपिड्स क्यों कहा जाता है ये भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अ कलेक्शन ऑफ प्रोटीन फ्लोट इन द मेम्ब्रेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर ने तो पूरी मेम्ब्रेन बना दी, और हमारे पास इस मेम्ब्रेन में बड़ी खूबसूरती से प्रोटीन्स लगी हुई हैं। ऐसे ये प्रोटीन्स लगी, कुछ प्रोटीन सरफेस पे लगी हुई है अंदर वाली, कुछ बाहर वाली सरफेस पे लगी हुई है, कुछ आधी है। तो ये प्रोटीन सारी इकट्ठी नहीं है, बल्कि ये कहीं कहीं लगी हुई हैं। तो मोज़ेक अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। मोज़ेक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसमें छोटे छोटे पीसेस को इकट्ठा करके उस जगह लगाया जाए और बड़ी खूबसूरती से लगाया। तो ये जो पैटर्न बनता है, जो जहाँ छोटे छोटे पीसेस को इकट्ठा जोड़ा जाता है, ठीक है, तो इसको हम मोज़ेक कहते हैं। ठीक है, तो मोज़ेक का वर्ड आपने देखा होगा कि घरों के अंदर बाज़ दफ़ा ना टाइलों का फर्श बना होता है और सारी टाइलें एक जैसी नहीं होती। कुछ टाइलें एक जगह रेड कलर की होंगी, हो सकते, कुछ दरमियान में हो सकते फूल बूटे बने हों। तो ये जो पैटर्न है जिसमें हमने छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा जोड़ा है, तो इसको हम कहते हैं मोज़ेक। तो यहाँ जो प्रोटीन है ये छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में कहीं कहीं लगी होती। तो ये जो पैटर्न बन गया है ये मोज़ेक पैटर्न बन गया है। जैसे टुकड़ों को मिला के हम एक पेंटिंग बना दी हमने, या आप कह सकते कोई और चीज़ बना दी, डेकोरेशन पीस बना दिया। तो इसी तरह यहाँ प्रोटीन इस लेयर के अंदर बड़ी खूबसूरती से लगी होती हैं। तो बहरहाल ये मोज़ेक का वर्ड अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये चूंकि लिपिड बाइलेयर मूव कर रही, तो आप ये समझ लें जैसे एक समंदर है जो मूव कर रहा है और ये जो प्रोटीन है उसमें कश्तियों की तरह है। तो ये बात लिखी गई है, अ कलेक्शन ऑफ प्रोटीन फ्लोट इन मेम्ब्रेन। अब बात आ जाती है, मॉडल क्या कहते हैं, लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं। तो दो चीज़ों से मेम्ब्रेन, ज़्यादातर मेम्ब्रेन का हिस्सा दो चीज़ों से मिलके बना है, लिपिड्स और प्रोटीन्स। ठीक है, तो अभी हम लिपिड्स की बात कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया ये जो लिपिड बाइलेयर है ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। अच्छा, इसको फॉस्फोलिपिड्स कहते क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लगा, इन लिपिड्स के अंदर फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लगा है, इस वजह से इसके लिए हम फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड्स कहेंगे। और फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन में लगे होते हैं उसको हम डायग्रामिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स का मॉलिक्यूल है और इसकी एक हेड है और एक इसकी टेल है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल दो पोर्शन पर मुश्तमिल है, हेड और टेल। टेल आप दो टांगे हैं और हेड आपको नजर आ रहा है सर्कल की तरह है। अच्छा, हेड इसका हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है? वाटर लविंग, यानी ऐसी चीज जो पानी में हल हो जाए, जो पानी से प्यार करे। और ये किस वजह से है? क्योंकि इसमें फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होने की वजह से, फॉस्फेट एक पोलर मॉलिक्यूल है। आप हेड के बारे में ना दो तीन बातें याद रखें। एक तो ये हाइड्रोफिलिक है, दूसरा ये पोलर है, दूसरा ये क्या है? पोलर है, और तीसरा इसमें फॉस्फेट है। और जो भी चीज़ पोलर होगी वो वाटर लविंग होगी, क्योंकि पानी बजाते खुद पोलर मॉलिक्यूल है। और आपने केमिस्ट्री के अंदर एक रूल पढ़ा होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक। लेकिन हमारे पास जो टेल है उसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन की चेन है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन होता है ये आमतौर पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। जो नॉन पोलर होते हैं वो हाइड्रोफोबिक, यानी पानी से नफरत करने वाले, पानी से डरने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेड है वो पानी से प्यार करता है और जो टेल है वो पानी से नफरत करती है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये इस मेम्ब्रेन में क्योंकि हमने कहा कि लिपिड्स की दो लेयर्स हैं, अब ये मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन में किस तरह अरेंज है? तो आप यहाँ बात समझेंगे कि हमारे पास ये दो मेम्ब्रेन है। हमेशा जो हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है, यानी अगर हम इस टुकड़े को यहाँ बड़ा करके ड्रा करें, ऐसे, और टेल हमेशा अंदर की तरफ होती है, यानी सरफेस पे हमेशा हेड होंगे और अंदर की तरफ हमेशा टेल होगी। ये जो हमारे पास बाई लेयर है तो अंदर की तरफ टेल है दोनों लेयर्स की, और सरफेस पे क्या है? हेड है।
अच्छा, अगर देखा जाए हेड है पोलर, तो इसका मतलब है लिपिड बाइलेयर की जो सरफेस है, चाहे वो अंदर वाली सरफेस हो या बाहर वाली सरफेस हो, तो ये तो है पोलर, ये तो है पोलर, ये इसको आप हाइड्रोफिलिक भी कह सकते हैं। लेकिन जो अंदर वाला रीजन है ये नॉन पोलर है, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, हाइड्रोकार्बन से, और ये हाइड्रोफोबिक भी है, हाइड्रोफोबिक। अब थोड़ा सा यहां वाली बात हम कर लेते हैं कि हम कहते हैं ना कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्यों गुजर जाते हैं और पोलर मॉलिक्यूल क्यों नहीं गुजरते। अब देखिए ना, जिस वक्त ये पोलर मॉलिक्यूल सरफेस को क्रॉस करके अंदर आएंगे तो अंदर इतना बड़ा जो रीजन है ये सारा उनके लिए इम्परमिएबल है। तो इस वजह से यहाँ से पोलर मॉलिक्यूल, जैसे वाटर बजाते खुद, अब वाटर ये वाला रीजन हाइड्रोफोबिक है, अब वाटर का मॉलिक्यूल चलो सरफेस से गुजर के आ गया यहाँ, ठीक है, जब यहाँ आएगा तो ये तो चीज़ गुजरने नहीं देगी, ये चीज़ गुजरने नहीं देगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर वगैरह है, वो मेम्ब्रेन से नहीं गुजर के अंदर जाते, बल्कि उनके लिए ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो पोर्स बनाती हैं, ये पोर के ज़रिए से अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो हाइड्रोफोबिक जो टेल है ओरिएंटेड इनवर्ड, वो अंदर की तरफ अरेंज है, ठीक है, और जो हाइड्रोफिलिक एंड हेड है और अलाइन आउटवर्ड, वो सरफेस पे है। अब सरफेस दो तरह की है, एक सरफेस साइटोप्लाज्म की तरफ है, वहां भी हेड है, और दूसरी तरफ जो सेल का बाहर वाला रीजन है, और सेल के बाहर वाले रीजन के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, ये सेल का बाहर वाला रीजन है। तो बहरहाल हेड साइटोप्लाज्म की तरफ भी है और बाहर वाले रीजन आउटसाइड द सेल भी है, और दरमियान में क्या मौजूद है, टेल मौजूद है। अच्छा, इसी तरह इस टेल के अंदर यूकैरियोट में ये बात कर रहा हूँ, प्रोकैरियोट में आमतौर पे ये मॉलिक्यूल जिसको कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल कहा जाता है ये नहीं होती, और ये टेल के साथ लगे होते हैं। अच्छा, मैंने ये बात क्यों की, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना लिपिड बाइलेयर, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ लिपिड जो हेड और टेल वाले हैं वो तो फॉस्फोलिपिड है। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो टाइप ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल इज ए टाइप ऑफ लिपिड, जब हम कहते हैं ना मेम्ब्रेन में लिपिड्स हैं तो इसमें कोलेस्ट्रॉल भी आ जाती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल ये बैक्टीरिया वगैरह में नहीं होते, बैक्टीरिया में इसका अल्टरनेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, इन यूकैरियोट दीज वेज इनटू द लिपिड लेयर, तो ये लिपिड लेयर में लगे होते हैं, और लिपिड लेयर में भी टेल वाली जगह पे, और इनका काम है की फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट लो टेम्परेचर। इससे क्या मुराद है, सबसे पहले ये फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का ताल्लुक है, फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, विच हैव एबिलिटी टू फ्लो, कि कोई चीज़ फ्लो करने की एबिलिटी रखती हो, ठीक है। अब सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड फ्लो करते हैं, गैस फ्लो करती है, ठीक है। अब इनकी फ्लूइडिटी में सबसे कम फ्लूइडिटी किसकी आ गई, सॉलिड की तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, सेमी सॉलिड की फ्लूइडिटी उससे ज़्यादा है, लिक्विड की उससे ज़्यादा है, और गैस की उससे ज़्यादा है। अब सॉलिड मूव क्यों नहीं करती, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में जकड़े हुए हैं, और जब हम बात करते हैं सेमी सॉलिड और लिक्विड की, तो वहाँ मॉलिक्यूल को मूवमेंट के लिए जगह मिल जाती है, क्योंकि उनके दरमियान गैप्स होते हैं। यानी आप ये समझ लें कि सॉलिड के मॉलिक्यूल इतना करीब होते हैं कि उनको मूवमेंट के लिए जगह नहीं मिलती। लिक्विड में ये मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, और गैस में तो और दूर दूर हो जाते हैं। इस वजह से इनकी मूवमेंट सबसे कम है, इनकी उससे ज़्यादा और इनकी सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ अगर मेम्ब्रेन फ्लो कर रही है तो इसका मतलब है कि जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं उनमें मूवमेंट के लिए थोड़ी सी गैप्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं। अब यहाँ मूवमेंट जब टेम्परेचर बदलता है, दो पॉसिबिलिटी हैं, टेम्परेचर कम होना, टेम्परेचर ज़्यादा होना। अब जिस वक्त आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मूवमेंट क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जब टेम्परेचर कम होता है, मूवमेंट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। वजह क्या बनती है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट स्लो हो जाती है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मूव करना ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है, आपने अक्सर देखा होगा आटा छनते हुए, तो हमारे घर की जो ख़वातीन जब आटा छानती हैं, पहले वो जो छलनी होती है उसमें आटा डालती हैं, वो मूव करना शुरू कर देती हैं।
तो जितनी ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट होगी उतना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो आटा है वो आसान होगी। लेकिन अगर सोचें उस छलनी को हम वैसे ही रख दें और आटा डाल दें तो वो नीचे हो सकता है आटा आए सही, लेकिन इतना स्लो आए कि एक बाउल को छानने के लिए हो सकता है 1 साल लग जाए। तो सेम यहाँ है, अगर हमारे पास ये मूव कर रही है तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो रही है, अगर ये मूव नहीं कर रही तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रही है, स्लो हो रही है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मूव कर रही है इसका एक नुकसान भी है कि हो सकता है मेम्ब्रेन ही टूट जाए। तो इस वजह से इस मूवमेंट को ना ज़रूरत से कम होने देना, क्योंकि कम होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगी, ज़्यादा होगी तो मेम्ब्रेन के टूटने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। इस वजह से इस मेम्ब्रेन को हमेशा एक नॉर्मल और विद इन टॉलरेबल रेंज के अंदर मूव करवाना है। और ये चीज़ कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल सर्दी में मालिक्यूल को करीब नहीं आने देते और गर्मी में मालिक्यूल को बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने देते। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर चेंजेस में ये मालिक्यूल इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं, इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। क्लियर? तो मैंने बता दिया कम टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी स्लो होने के चांस होते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी ज़्यादा होने के चांस होते हैं। तो दोनों सेल के लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं। अच्छा, एक और आखिरी छोटी सी बात, दूसरे ये जो कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल हैं ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी तो भी देते हैं, फ्लूइडिटी को मेंटेन भी करते हैं, स्टेबिलिटी भी देते हैं। बैक्टीरिया में चूँकि कोलेस्ट्रॉल का मालिक्यूल नहीं होता है, इस वजह से बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो नर्म व नाजुक होती है। लेकिन बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रॉल की तरह कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन परफॉर्म करने वाले कुछ मालिक्यूल्स होते हैं जो इस फ्लूइडिटी के फंक्शन को मेंटेन कर रहे होते हैं। बहरहाल बैक्टीरिया की ओवरऑल मेम्ब्रेन नर्म नाजुक होती है, उनके डैमेज होने के चांस यूकैरियोटिक की जो मेम्ब्रेन है उससे ज़्यादा होते हैं। हमने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड्स का पोर्शन डिस्कस कर लिया है। अब हमारा रह गया प्रोटीन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादातर 2 बड़े मालिक्यूल्स हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी होते हैं लेकिन वो बहुत ही माइनर क्वांटिटी के अंदर होते हैं, बहुत ही माइनर क्वांटिटी के अंदर होते हैं। इस वजह तो अगला जो हमारा पोर्शन होगा वो प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड होगा। आज के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़।